तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब जो केमिस्ट्री में, रसायन में प्रयोग किए जाते हैं उनसे रिलेटेड है ये यूनिट। आपने किए होंगे प्रैक्टिकल्स, है ना। लैब में टाइट्रेशन किया, एसिड बेस रेडिकल्स को आइडेंटिफाई किया, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स थे जिसमें आपने कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाए होंगे, है ना। तो यही पार्ट इस यूनिट में रखा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस साल भी नीट में आए हैं और आगे भी आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना प्रैक्टिकल में, और ये पार्ट होगा हमारा क्या, अनुमापन, टाइट्रेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन कर लें कि अनुमापन होता क्या है। तो क्या होता है कि किसी ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता का निर्धारण अनुमापन कहलाता है। और यह सांद्रता निर्धारण विलयनों की मध्य रासायनिक क्रिया पर आधारित है। तो देखो बच्चों, ज्ञात विलयन यहां शब्द आया है। ज्ञात विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है। मतलब कितना विलेय कितने विलयन में घुला है ये पता होता है। मतलब मोलारिटी के फॉर्म में, नॉर्मलिटी के फॉर्म में या स्ट्रेंथ के फॉर्म में हमें पता हो किसी विलयन की सांद्रता, तो हम उसे बोलते हैं ज्ञात विलयन। और अज्ञात विलयन वो है जिसमें विलेय जो घुला है उसकी मात्रा या मोलारिटी या नॉर्मलिटी हमें नहीं पता कि उसकी सांद्रता कितनी है, कितने ग्राम पर लीटर में है या कितने मोल प्रति लीटर में है। तो वो विलयन क्या कहलाता है, अज्ञात विलयन। तो लैब में क्या किया जाता है, आपको एक अज्ञात विलयन दिया जाता है और एक ज्ञात विलयन दिया जाता है, एक माध्यमिक विलयन दिया जाता है। तो इन सब का यूज करके और हमें अपने प्रैक्टिकल द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना होता है। और वही आता है क्या बच्चों, अनुमापन। ठीक है, तो अनुमापन के अंतर्गत क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, पहले तो हम उसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहां बात समझ गए ना कि किसी ज्ञात विलयन की सांद्रता से अज्ञात विलयन की सांद्रता का निर्धारण ही क्या कहलाता है बच्चों, अनुमापन। और ये जो अनुमापन होता है ना, एक्चुअली उसमें दो घटकों के बीच, मतलब ज्ञात और अज्ञात जो विलयन है उनके घटकों के बीच में होने वाली रासायनिक क्रिया पर आधारित है। वो रासायनिक क्रिया किसी न किसी एक पॉइंट पर समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उस पॉइंट को बोलते हैं अभिक्रिया का अंतिम बिंदु या तुल्यता बिंदु। ओके, तो इस तरह से अनुमापन रिलेटेड है सांद्रता निर्धारण से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे पहला है अनुमापक, टाइट्रेंट। ओके, ज्ञात सांद्रता का विलयन या मानक विलयन जिसकी सहायता से हम अज्ञात विलयन की सांद्रता का निर्धारण करते हैं उसे बोलते हैं अनुमापक। बात समझ गए बच्चों कि जो विलयन आपको लैब में दिया है जिसमें लिखा है नोन सॉल्यूशन ज्ञात विलयन, या जिसकी सांद्रता हमें पता है, मींस वो मानक है, तो मानक विलयन जिसकी सहायता से हम अज्ञात विलयन की सांद्रता का निर्धारण करते हैं उसे बोला जाता है अनुमापक, टाइट्रेंट। ओके, इसे हम या तो ब्यूरेट में लेते हैं या फिर किसी पिपेट की सहायता से ले सकते हैं। तो मेनली हमें ब्यूरेट में भरना होता है। ओके, फिर दूसरा है टाइट्रेंड, अनुमाप्य। टाइट्रेंड मतलब है अज्ञात सांद्रता का विलयन जिसकी सांद्रता निर्धारित करनी होती है। समझ गए ना, अनुमाप्य समझ गए कि वो घटक जिसकी सांद्रता हमें, जिस विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है वही टाइट्रेंड है। तो आप देखते हैं कि एक विलयन आप ब्यूरेट में भर देते हो और एक पिपेट की सहायता से ले लेते हो 20 ml। तो अगर मान लो अज्ञात विलयन आप ब्यूरेट में भरोगे तो ज्ञात विलयन आप पिपेट से लोगे, और अगर आप अज्ञात विलयन ब्यूरेट में रखोगे तो ज्ञात विलयन पिपेट से लोगे, या इसका उल्टा भी कर सकते हो।
तो किसी एक को फिक्स करके हमें इस तरह से प्रयोग करना होता है। फिर हम आते हैं तुल्यता बिंदु, इक्विवेलेंस पॉइंट या अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट। अब क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि जो अनुमापन है वो अनुमाप्य और अनुमापक मतलब टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के बीच में होने वाली रासायनिक क्रिया पर आधारित है कि जब हम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इनके बीच में रासायनिक क्रिया होती है। तो एक की सांद्रता एक की सांद्रता फिक्स रखते हैं ज्ञात विलयन की, अनुमापक की, और एक का विलयन फिक्स रखते हैं। जैसे हम ब्यूरेट से लेते हैं या फिर पिपेट से, तो हम पिपेट से ही मेनली लेते हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में रासायनिक क्रिया कराते हैं। और जहां पर अनुमापन का वह बिंदु या वो क्षण जहां पर अनुमापक और अनुमाप्य के मध्य रासायनिक क्रिया पूर्ण हो जाती है, अर्थात अनुमापन पूर्ण हो जाता है, उस बिंदु पर दोनों घटकों की क्रिया करने वाले तुल्यांक बराबर हो जाते हैं। इस नियम पर सांद्रता का निर्धारण किया जाता है। समझ गए ना? तो अनुमापन का वह बिंदु जहां अनुमाप्य और अनुमापक मतलब टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के मध्य रासायनिक क्रिया पूर्ण हो जाती है, अर्थात अनुमापन पूर्ण हो जाता है, तो इस बिंदु को बोला गया है तुल्यता बिंदु। इस बिंदु पर दोनों घटकों की क्रिया करने वाले तुल्यांक बराबर हो जाते हैं। वैसे ये नियम तुल्यांक का सभी रासायनिक क्रियाओं में लगता है कि अगर एक घटक की मात्रा फिक्स कर दी जाए, दूसरे की बदल रही हो, तो एक समय ऐसा आएगा जहां रासायनिक क्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो इस पूर्णता बिंदु को बोला गया है क्या बच्चों? अंतिम बिंदु। यहां पर दोनों घटकों के क्रिया करने वाले तुल्यांक बराबर होते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर हम सांद्रता का निर्धारण, अज्ञात विलयन की सांद्रता का निर्धारण करते हैं कि अगर हमें ज्ञात विलयन के तुल्यांक पता है कि इसका इतना आयतन इतनी नॉर्मलिटी का लग गया, तो दूसरे विलयन का अगर हमें आयतन पता है कि हमने इतना ml लिया था अज्ञात विलयन का, तो हम उसकी नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। और नॉर्मलिटी पता हो गई तो फिर आप सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी गुणा तुल्यांक की भार से, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो समझिए ना, तुल्यता बिंदु की वो बिंदु जहां पर टाइट्रेशन पूर्ण हो जाता है, मतलब अनुमापक और अनुमाप्य टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के बीच में रासायनिक क्रिया पूर्ण हो जाती है, उसे हम बोलते हैं अंतिम बिंदु। यहां पर क्रिया करने वाले दोनों घटकों के तुल्यांक बिल्कुल बराबर होते हैं। ये तुल्यता नियम कहलाता है। ओके, फिर हम आते हैं इंडिकेटर, सूचक। अब देखो बच्चों, ये अभी आपने देखा कि जो अनुमापन है वो रासायनिक क्रिया पर आधारित है कि अनुमाप्य और अनुमापक के मध्य रासायनिक क्रिया होती है। अब चूंकि किसी एक की मात्रा फिक्स कर दी जाए, मान लो आप अनुमाप्य की एक विलयन ले लिया आपने 20 ml या 30 ml, और उसमें जो मात्रा घुली है वो तो फिक्स हो गई। तो अगर हम अनुमापन क्रिया में किसी एक की सांद्रता को या मात्रा को फिक्स कर दें और दूसरा मिलाएं, तो एक समय ऐसा आएगा ना जब रासायनिक क्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो कहां पूर्ण हुई, मतलब है अनुमापन क्रिया कहां पर पूर्ण हुई, उस बिंदु का निर्धारण करने के लिए, मतलब तुल्यता बिंदु या अंतिम बिंदु का निर्धारण करने के लिए जिस रासायनिक यौगिक का प्रयोग अनुमापन में करते हैं उसे बोलते हैं सूचक। यही लिखा है, अनुमापन में तुल्यता बिंदु का निर्धारण जिस रासायनिक यौगिक से किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। यह विलयन के रंग में परिवर्तन करके अंतिम बिंदु को निर्धारित करता है कि जैसे ही अनुमापन पूर्ण हुआ, जैसे मान लो आपने अम्ल ले लिया 20 ml और उसमें मिलाना शुरू किया क्षार। अब क्षार का आयतन तो कितना भी मिलाते रहो, लेकिन अम्ल का आयतन फिक्स है, उसमें जो घुला हुआ अम्ल है वो भी फिक्स है। तो आप क्षार मिलाते जाओगे तो एक समय आएगा ना जब पूरा अम्ल उदासीन हो जाएगा, और जैसे ही उदासीन होगा, अब चूंकि पूरा विलयन रंगहीन होता है, तो इसमें एक ऐसा केमिकल मिला दिया जाता है जो जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण हुई दोनों घटकों के बीच में अनुमापन के दौरान, वह घटक अपना रंग परिवर्तन कर देता है। और एक ड्रॉप भी अम्ल या क्षार की मिला दी जाए तो रंग परिवर्तन हो जाता है माध्यम का,
और इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अभिक्रिया पूर्ण हो गई, मतलब हमारा तुल्यता बिंदु आ गया। क्योंकि तुल्यता बिंदु पर दोनों घटकों के तुल्यांक बराबर हो जाते हैं, इसी के आधार पर सांद्रता का निर्धारण किया जाएगा। बात समझ गए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था इंडिकेटर के, अभी आएगा इंडिकेटर का सिद्धांत अम्ल क्षार अनुमापन में, रिडॉक्स टाइट्रेशन में। ओके, अब हम आते हैं अनुमापन के प्रकार। तो देखो बच्चों, अनुमापन के जो प्रकार हैं वो जो लैब में आप करते हैं मेनली, ठीक है, तो ये अनुमापन अभिक्रियाओं पर आधारित हैं कि जो घटक आपस में मिलाए गए हैं उनके बीच में किस तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन्हीं के आधार पर यही लिखा है कि अभिक्रियाओं के आधार पर किनके बीच में अभिक्रियाएं, अनुमाप्य और अनुमापक के मध्य होने वाली रासायनिक क्रियाओं के आधार पर अनुमापन को इस तरह बांटा गया है। पहला है अम्ल क्षार अनुमापन, एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा होगा ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। तीसरा है संकुल मितीय अनुमापन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और चौथा है अवक्षेपण अनुमापन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इस तरह से ये 4 प्रकार के क्या है बच्चों, अनुमापन। आपने लैब में मेनली 2 ही प्रकार के किए होंगे, अम्ल क्षार अनुमापन और ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। बाकी संकुल मितीय अनुमापन, अवक्षेपण अनुमापन ये बड़ी क्लासों में आते हैं, बीएससी एमएससी में दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पर केवल 2 ही अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि यही हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, एक अम्ल क्षार अनुमापन और एक रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, अब एक और विभाजन किया गया है बच्चों, ये तो हो गया रासायनिक क्रिया के आधार पर। अब एक और होता है ज्ञात एवं अज्ञात विलयनों के मध्य प्रत्यक्ष क्रिया के आधार पर, ठीक है, के मध्य प्रत्यक्ष के मध्य, ठीक है, क्रिया के आधार पर कि जो आप अनुमाप्य ज्ञात और अज्ञात विलयन ले रहे हैं उनमें डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है या किसी के थ्रू हो रही है। देखो, एक होता है एकल अनुमापन, सिंगल टाइट्रेशन। यह ज्ञात और अज्ञात विलयनों के मध्य प्रत्यक्ष क्रिया पर आधारित है। मतलब सीधा हमने ज्ञात विलयन ले लिया ब्यूरेट में मान लो, और पिपेट से ले लिया अज्ञात विलयन, और कॉनिकल फ्लास्क में अज्ञात विलयन लिया। ब्यूरेट की सहायता से आपने उसमें विलयन मिलाना शुरू किया सूचक की उपस्थिति में, दोनों में रासायनिक क्रिया हुई, अनुमापन एंड हुआ, अंतिम बिंदु मिल गया। बस हम दोनों के ज्ञात के तुल्यांक बराबर अज्ञात के तुल्यांक, इस तरह से हम, मतलब यहां पर जो है इस तरह से, जैसे n1 v1 और इक्वल टू n2 v2, तो ये मान लो ज्ञात है तो ये क्या है बच्चों, अज्ञात हो गया। इस तरह से तुल्यता का नियम लगा देते हैं, है ना। n1 मान लो उसकी नॉर्मलिटी जो हमें ज्ञात है, मानक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। v1 मान लो आपने ब्यूरेट में भरा था, उसका कितना आयतन लग गया ब्यूरेट से पता चल जाएगा। n2 हमें निकालना है ज्ञात विलयन की नॉर्मलिटी, v2 आपने पिपेट से लिया 20 ml, इस तरह से n2 निकला है। जैसे अम्ल क्षार अनुमापन आप 9th 10th में करते हैं या 11th 12th में भी मिलेंगे कोई प्रैक्टिकल ऐसे। और दूसरा होता है डबल टाइट्रेशन, द्विक अनुमापन, जो आपने लैब में 12th में किए होंगे। KMnO4 की सहायता से ज्ञात और अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, के मध्य अनुमापन। तो इसमें क्या होता है कि जब ज्ञात एवं अज्ञात विलयनों के मध्य प्रत्यक्ष क्रिया नहीं होती। अब देखो, ज्ञात फेरस सल्फेट और अज्ञात फेरस सल्फेट, अब इनको मिलाओ आपस में तो कोई रिएक्शन नहीं होती, अम्ल क्षार में तो डायरेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, ज्ञात और अज्ञात विलयन के मध्य अगर प्रत्यक्ष क्रिया नहीं होती तो एक माध्यमिक विलयन लेते हैं और इसकी सांद्रता ज्ञात विलयन के साथ अनुमापन से निर्धारित करते हैं। फिर इसी की सहायता से, मतलब माध्यमिक विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता निर्धारित करते हैं। मतलब इसकी सहायता का मतलब है कि माध्यमिक विलयन की सहायता से, ठीक है। आपने देखा होगा लैब में आपको एक ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट दिया जाता है, एक दे दिया जाता है KMnO4 और एक लिखा होता है अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अगर आपको सिंगल अनुमापन ही इन दोनों के बीच में दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप
फेरस अमोनियम सल्फेट का अज्ञात विलयन ले लिया और KMnO4 का ज्ञात, दोनों में रासायनिक क्रिया कर दी और N1V1 = N2V2 का रिलेशन लगाया, सांद्रता निकाल दी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में वहां दिया है कि इतना ज्ञात विलयन दिया गया है फेरस अमोनियम सल्फेट का, आप KMnO4 का माध्यमिक विलयन प्रयोग करते हुए अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ज्ञात विलयन की सहायता से माध्यमिक विलयन की सांद्रता निकाल देते हैं। N1V1 = N2V2 ज्ञात और माध्यमिक के बीच में रासायनिक क्रिया करा दी। फिर जब हमें माध्यमिक विलयन की सांद्रता पता हो गई तो अब वो मानक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अज्ञात विलयन को माध्यमिक विलयन के साथ टाइट्रेट करेंगे। मतलब पहले आपने फेरस अमोनियम सल्फेट मान लो पिपेट से ले लिया 20 ml और वहां पर ब्यूरेट में आपने KMnO4 भर दिया, ज्ञात या अज्ञात है मान लो। तो फेरस अमोनियम सल्फेट ज्ञात है तो 20 ml ले लिया उसका ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट का पिपेट से और ब्यूरेट में भर दिया KMnO4, जिसका आप धीरे धीरे दोनों को मिलाया, उससे वॉल्यूम निकलाएगा। KMnO4 का ब्यूरेट में वॉल्यूम पता चल जाएगा अंतिम बिंदु से, बस फिर आप सांद्रता निकाल लो। और जब आपको KMnO4 की सांद्रता ज्ञात हो गई तो आप KMnO4 को ब्यूरेट में ही भरे रहने दो, फिर उसको 0 तक भर लो। अब अज्ञात विलयन का 20 ml लो, पिपेट से कॉनिकल फ्लास्क में डालो और फिर दोनों के बीच में रासायनिक क्रिया करा दो। और फिर तुल्यता का नियम जैसे ही अंतिम बिंदु आ जाए वहां पर आप ज्ञात कर लो कितना आयतन लगा, और इस तरह से यही कहलाते हैं डबल टाइट्रेशन। ओके, तो जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन, KMnO4 और फेरस अमोनियम सल्फेट या K2Cr2O7 फेरस अमोनियम सल्फेट, या एक और होते हैं ना KMnO4 और प्लस ऑक्सैलिक एसिड के बीच में टाइट्रेशन, तो इस तरह के टाइट्रेशन आते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब पहला टाइट्रेशन में आते हैं हम, अम्ल क्षार अनुमापन, एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, कि आपने लैब में किए होंगे अम्ल क्षार, ये प्रत्यक्ष अनुमापन के अंतर्गत हम इनको पढ़ेंगे कि अज्ञात अम्ल या क्षार की सांद्रता का निर्धारण ज्ञात सांद्रता वाले अम्ल या क्षार के साथ अनुमापन करना ही क्या है, अम्ल क्षार अनुमापन है। ज्ञात, ठीक है, अज्ञात अम्ल क्षार की सांद्रता का निर्धारण ज्ञात सांद्रता वाले अम्ल क्षार के साथ अनुमापन करके, ठीक है, करना ही क्या है, करना ही अम्ल क्षार अनुमापन है। मतलब एक अम्ल या क्षार में से कोई एक अज्ञात होगा तो उन्हीं में से कोई एक ज्ञात होगा। तो आप मान लो अज्ञात ले लो पिपेट से 20 ml और ज्ञात को आप ब्यूरेट में भर दो 0 तक, और फिर आप पिपेट से अज्ञात विलयन किसमें लो, कॉनिकल फ्लास्क में, और उसमें थोड़ा सा सूचक मिलाओ और फिर आप ब्यूरेट की सहायता से ज्ञात अम्ल या क्षार मिलाना शुरू करो। जैसे ही अंतिम बिंदु आएगा आप देखोगे विलयन का रंग एकदम बदल जाएगा क्योंकि आपने सूचक यूज किया है, बस। और इस तरह से फिर आप दोनों के तुल्यांक निकाल के सांद्रता निर्धारित कर लो। तो ये अम्ल क्षार अनुमापन कहलाता है। मतलब अम्ल या क्षार के अज्ञात विलयन की सांद्रता का निर्धारण क्षार या अम्ल के ज्ञात विलयन से करना ही क्या है, जो अम्ल क्षार अनुमापन मीन्स इनमें उदासीनीकरण क्रिया होती है। यहां पर जो है, यहां अनुमाप्य जो होगा एवं अनुमापक, ठीक है, मापक के मध्य उदासीनीकरण क्रिया होती, समझ गए ना। इसलिए इसे बोलते हैं अम्ल क्षार अनुमापन। 4 प्रकार के होंगे ये, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार अनुमापन जैसे HCl का NaOH से अनुमापन, प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन जैसे NH4OH और HCl का अनुमापन, प्रबल अम्ल हो गया प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का अनुमापन जैसे NaOH और एसिटिक एसिड का अनुमापन, दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल अनुमापन जैसे NH4OH और एसिटिक एसिड के मध्य का अनुमापन। तो कुल मिला के ये 4 प्रकार की एसिड बेस टाइट्रेशन होते। अच्छी तरह समझ गए ना। तो इस तरह से अब आता है अम्ल क्षार सूचक। अब देखो बच्चों, जो अम्ल क्षार अनुमापन है इनमें भी एक सूचक की आवश्यकता होती है। मतलब अम्ल क्षार अनुमापन में अंतिम बिंदु या तुल्य बिंदु के निर्धारण के लिए जो सूचक प्रयुक्त होता है, तृतीय घटक
प्रयुक्त होता है हम उसे बोलते हैं अम्ल क्षार सूचक। बात क्लियर क्लियर है कि अम्ल क्षार सूचक मतलब अम्ल और क्षार के अनुमापन में अंतिम बिंदु का निर्धारण जिस केमिकल से किया जाएगा, जिस सूचक से किया जाएगा उसे बोला जाता है अम्ल क्षार सूचक। जैसे कि फिनोप्थलीन है ना, मैथाइल ऑरेंज है, मैथिल रेड है, फिनॉल है। मेनली आप दो देखो, फिनोप्थलीन और मैथाइल ऑरेंज। इन्हीं इंडिकेटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अम्ल क्षार अनुमापन में। लैब में जरूर मिलते हैं सूचक। अब आता है कि जो अम्ल क्षार अनुमापन है, समझ गए ना, उसमें सूचकों का सिद्धांत क्या है, इंडिकेटर किस तरह से अपना रंग परिवर्तन करते हैं। तो हम इसको अगले टर्म में पढ़ेंगे। पहले यहां तक मैंने आपको बता दिया, हम अगले टर्म में सूचकों के रंग परिवर्तन का सिद्धांत, है ना, CTR कलर ट्रांजिशन रेंज, और इसके बाद जो चारों प्रकार के सूचक है, सॉरी चार प्रकार के जो अनुमापन है, इनसे रिलेटेड ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।